हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 2019 में जो पेपर 1 हुआ था, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था सी-टेट का, प्रीवियस ईयर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं 2021 और 22 में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप जाके मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। ये दिसंबर में जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सी-टेट का, उसका ये मैं हिंदी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि पहले एक अनुच्छेद दिया जाता है, उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, उसी के हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये अनुच्छेद मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। पाठ्यक्रम को कक्षाक्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांधने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती, प्रायः यह होता है कि नई कक्षा में आने पर उससे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का प्राय हो, जैसा भारत में है। तो यहाँ हमारा अनुच्छेद जो है वो समाप्त होता है और इससे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम करते हैं, उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ष में इक प्रत्यय लगने पर नया शब्द बनेगा। तो वर्ष में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें कौन सा नया शब्द बनेगा? वार्षिक, वार्षिकी, वार्षिक या फिर वार्षिकी। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वर्ष प्लस इक जब हम लगाते हैं तब होता है वार्षिक, यानी कि इसका जो आंसर्स हो जाएगा, पहले वाला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 1 वार्षिक। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि ऑप्शंस हैं, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। तो अनुच्छेद के हिसाब से इसमें जो इसका जो आंसर बनता है वो है नंबर 4, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। अब तीसरे नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए? रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि का, क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि का, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, क्षमताओं और रुचियों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, क्षमताओं और रुचियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हैं। भिन्न पूर्वाग्रह, समान रुचियां, समान क्षमताएं या फिर भिन्न रुचियां। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समान रुचियां। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय डैश करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं, माना जाता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या फिर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होना चाहिए। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये जो ऑप्शन है सबसे ऊपर कि पाठ्यपुस्तकों का पर्याय होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति अव्यावहारिक है, सराहनीय है, निंदनीय है या फिर असंभव है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा, सराहनीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शंस हैं फिजूल, बस, उदय या फिर ईमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1 फिजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत या फिर प्रतीक्षायान। तो प्रतीक्षा शब्द जो है उससे यहाँ इसका जो ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि प्रतीक्षारत। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है। तो यहाँ 2009 में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि 2 गद्यांश दिए हुए हैं और इसी में से फिर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद को पढ़ के। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। यह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज है? आज वो गांवों की दुर्दशा हुई है जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांवों के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांवों पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है, हमें विचार करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खड़ा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ठीक है। तो यहाँ ये गद्यांश कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके तरफ बढ़ते हैं। इससे जो पहला क्वेश्चन बनता है वह है शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ जो शिक्षित शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है? उसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है क्षत, क्षित, त और इत। तो यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं जो इत है वो है इसमें प्रत्यय, शिक्षित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं कर्म, गंदगी, अशिक्षा या फिर अज्ञान। तो जो इस गद्यांश में दिया हुआ है उसमें से नंबर 1 जो है कर्म, वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो निगेटिव वर्ड्स हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है उत्पादन और ज्योति, सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सृजन और उत्पादन। ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजन और उत्पादन। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके ऑप्शंस हैं गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। तो यहाँ जो गद्यांश में दिया हुआ है उसके हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं स्वयं गांव में जाना, गांव के किस्से सुनाना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना। तो ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है वह है पहला नंबर स्वयं गांव में जाना।
नेक्स्ट है, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? ऑप्शंस है, ज्ञानवान व्यक्ति धन का प्रयोग करते हैं, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को धर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है पहला नंबर, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य क्या है? जो हमने अभी गद्यांश में देखा कि फर्स्ट हैंड जैसा एक वर्ड दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन है, स्वयं के पूर्व ज्ञान, पूर्वाग्रह से समझ बनाना, ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है, कौन से प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ऑप्शंस है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुभाषिकता। तो तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं, पर्यायवाची शब्दों से परिचय, संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास और शब्दकोश का विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द भंडार में विकास, तीसरा नंबर। उसके बाद जो है क्वेश्चन वह है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑप्शंस हैं, पत्र पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण या फिर वीडियो परक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं, नंबर 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा छोटा हो जाए, थोड़ा इसको बड़ा हम कर देते हैं तब अच्छे से दिखेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो इसके जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो है उद्देश्य, साध्य, साधन, साध्य, साध्य उद्देश्य या फिर साध्य और साधन। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, साध्य और साधन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा नंबर 3, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, एकरूपता और संवेदनशील, विविधता और विद्वान, विविधता और संवेदनशील, संवेदनशीलता और कठोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविधता और संवेदनशील। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विविधता और संवेदनशील इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शंस हैं, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, घटना वर्णन करना, कहानी का शब्दशः दोहराना और कहानी को अपनी भाषा में कहना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, कहानी को अपनी भाषा में कहना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन उचित है? भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को धरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? ये थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है। ओके, तो चलिए इसके जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बोल देती हूँ। पहला है क्लोज परीक्षण, दूसरा है पठन परीक्षण, तीसरा है लेखन परीक्षण और 4 नंबर में है व्याकरण परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, क्लोज परीक्षण। ठीक है, क्लोज परीक्षण पहला वाला। ठीक है, क्लोज परीक्षण। अब हम आते हैं नेक्स्ट। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं लिपि, चिन्हों और अक्षर बनावट, दूसरा है रेखांकन और चित्रांकन, 3 नंबर में है चित्रांकन और लिपि चिन्हों और 4 नंबर में है रेखांकन और लिपि चिन्हों। तो ये जो 145 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर दूसरा। ठीक है, नंबर दूसरा, रेखांकन और चित्रांकन। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। इसीलिए तो जब बच्चे किसी भी आप नए क्लास में LKG नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, PG के जो बच्चे होते हैं, उन्हें सब हमें ड्राइंग करने के लिए देते हैं ना, कि सबसे पहले वो ड्राइंग के माध्यम से कुछ कुछ सीखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 146। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। ठीक है, जो तालबे श होता है उसको वो दंते स बोलती है। ठीक है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं भाषा प्रयोग में लापरवाही, भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव या फिर भाषागत ज्ञान का अभाव। तो हमारे साथ भी बचपन में कई बार ऐसा होता था पहले कि हम जो तालबे श होता था उसको दंते श को तालबे श, मूर्धन्य श, इस तरीके से बोल देते हैं। अब जब थोड़े से बड़े होने लगे उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, इस श को श बोलते हैं, इस स को स बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग में लापरवाही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 147। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, तितली और कली ने क्या खेल खेला। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर दिया हुआ है वो है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं हमारे, वाइगोत्स्की, स्किनर, पियाजे या फिर चॉम्स्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है तो वाइगोत्स्की सही आंसर हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक अंतःक्रिया के अवधारणा से संबंधित। नेक्स्ट है स्किनर में भाषा सीखने की प्रक्रिया
में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। स्किनर, जो कि चाइल्ड पेडागोगी में हमने पढ़ा है स्किनर के बारे में। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। सृजनात्मकता, अंतःक्रिया, अनुकरण या फिर भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्किनर के बारे में वो हम पढ़ते हैं अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। पेपर 1 जो हुआ था 2019 दिसंबर में, कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, दूसरा है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, तीसरा है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, और 4 नंबर में है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। ओके, ये जो है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। ठीक है, तो हमारा जो ये पेपर 1 था वो अब सॉल्व हमने कर लिया है। ठीक है, अब ये ओके वही पेपर यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं था, यहाँ पे ठीक से दिया हुआ है। ठीक है, आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, वो जो क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहे थे वो यहाँ पे फिर से दिए गए हैं। ठीक है, अच्छे से आप इनके क्वेश्चन और ऑप्शंस देख सकते हैं। उसका जो सही आंसर था नंबर लास्ट वाला का वो ये था। ठीक है, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। तो ये जो हमारा अब यहाँ पे आता है जो पेपर दूसरा पेपर होता है, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए ही जो 2/12 होता है 2 दिन, तो ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, तो चलिए इसका भी अनुच्छेद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एकतरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है, जहां मिलता भी है, जहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन की जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के लिए कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा एक टॉपिक दिया गया है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए इनमें से कुछ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शंस है सत, सित, इत और त। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है ये काफ़ी इजी है। पहला ये तीसरा नंबर हो जाएगा इत। ओके,
अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा डैश बोध, ऑप्शंस दिए गए हैं, बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है, यहाँ पे ठीक से दिया हुआ है। तो चलिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ऑप्शंस दिए गए हैं, पता नहीं, सुखद है, दुखद है या फिर औसत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दुखद है इसका। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इतिहास को, कला को, भाषा को, विज्ञान को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, ठीक है, विज्ञान को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर या फिर किशोरावस्था पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, ऑप्शंस हैं, बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है या फिर कला प्रधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद के अनुसार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध प्रधान, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 96 नंबर, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है। तो इसका जो सही आंसर है दिया गया है वो है समाज में विभाजन हो रहा है, तीसरा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। ऑप्शंस हैं, कर्म, पतन, ज्ञान, प्रगति या फिर कर्म, पतन, ज्ञान और प्रगति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, ज्ञान। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक या फिर साहित्यिक। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे अलग है वो है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, सबसे अलग है इसमें ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अभिव्यक्ति, क्योंकि तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक ये तीनों एक समान है। नेक्स्ट है, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, में, आज, भी या फिर इस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर, आज। चलिए अब यहाँ एक और गद्यांश दिया हुआ है, उनमें से पढ़ के हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये बहुत ही बढ़िया एक गद्यांश दिया हुआ है। इसमें से चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी, और साथ में उसका जो सही आंसर है वो भी। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है इससे वो है, निश्चिम शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, निश्चिम शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीर्घ, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। ठीक है, तो निश्चिम शब्द में जो संधि है वो है विसर्ग, नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमालय को यतिवीर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि यह
ऑप्शंस हैं, समस्या का हल ढूंढ रहा है, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा नंबर, पर्वतों का स्वामी है ना, हिमालय पर्वतों का स्वामी है। उसके बाद 102 जो क्वेश्चन है वो है, हिम किरीट का आशय है, ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वर्णिम मुकुट, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट। तो ऑप्शन इसमें जो सही आंसर है वो है तीसरा नंबर, बर्फ का मुकुट। हिम मीन्स बर्फ, किरीट मीन्स मुकुट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, नगपति का विग्रह और समास होगा। ऑप्शंस हैं, नगों का पति है जो ऐसा बहु व्रीहि, रत्नों नग का पति तत्पुरुष, नगो पर्वतों का पति है जो कर्मधारय, नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। तो इसका जो सही ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शंस हैं, साकार, दिव्य गौरव विराट, युग युग अजेय निबंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। इसका जो सही आंसर दिया हुआ है वो है नंबर 4, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दिव्य, अजेय, अखंड या फिर अमर, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जिसे जीता ना जा सके वो से हम क्या कहते हैं? अजेय, ठीक है। अब दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, संस्कृति चुनौतियों, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य या फिर संस्कृति और साहित्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति, नंबर दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। ऑप्शंस दिए गए अनुपयोगी हैं, सहायक हैं, बाधक हैं या फिर निरर्थक हैं। तो ऑप्शंस तो दिए गए हैं वो है दूसरा नंबर, यानी कि सही आंसर सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये सभी जो है वो बच्चों के जो भाषा क्षमता है उसमें सहायक है। और ये मैंने खुद भी ये चीज़ को अनुभव किया है कि ये कार्टून वगैरह जो है वो भाषा जो निर्माण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास में हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं, ठीक है। 5वीं कक्षा की जो सुहानी है वो पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती हैं, नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब नंबर जो दूसरा है वो देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं। नंबर दूसरा है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती हैं। नंबर तीसरा ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। और चौथा है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। नेक्स्ट है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना या फिर बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है
वह है नंबर 4, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं समझने, पढ़ने, लिखने या फिर रटने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, समझने, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। ऑप्शंस हैं शब्दावली और विषय, अवधारणाओं और विषय वस्तु और उपयोगी, अवधारणाओं और शब्दावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा नंबर, अवधारणाओं और विषय वस्तु। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना या फिर घटना वर्णन, ठीक है। तो इसका जो सही और एकदम परफेक्ट आंसर हो रहा है वह है श्रुतलेख, ठीक है। इनमें से भाषा का आकलन सबसे ज़्यादा श्रुतलेख से होता है। नेक्स्ट है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार, ऑप्शंस दिए गए हैं, निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है या फिर पूर्णतः गलत है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह है पूर्णतः सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शंस दिए गए लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो या फिर जांच सूची, ठीक है। तो इसका जो सही और एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा नंबर, पोर्टफोलियो, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए चित्र बनाना, वाक्य बनाना, शब्द बनाना या फिर अक्षर बनाना। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा पहला नंबर, चित्र बनाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस दिए गए हैं पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर 1 आंसर, यानी कि पढ़ने का उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की या फिर स्किनर, ठीक है। भाषा अर्जन क्षमता, तो भाषा अर्जन क्षमता जब भी आएगा तो चॉम्स्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य या फिर समाचार पत्र। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर दिया गया वह है बाल साहित्य। अब नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है, ठीक है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये स्वाभाविक सी बात है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाभाविक, ठीक है। तो चलिए अब आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इससे आपको आगे के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो जितने भी सी-टेट एस्पायरेंट हैं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी।